causes of global warming। बस थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में जो है ब्रीफली मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन वो डिटेल से हम इंशाल्लाह ताला आज डिस्कस करेंगे। एनीथिंग एल्स वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम? सर हमने आईपीसीसी जो हमने ईयरली जो 6 इयर्स के बाद जो सर रिपोर्ट पब्लिश होती है उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। आपने कहा 2014 का जो लेटेस्ट हमने किया था, और सर 2010 फ्लड्स के साथ जो वजूहात थे सर उसका भी आपने बताया था सर हमें। और ग्लोबली जो चेंज इन क्लाइमेट है वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट टाइम जो है बेसिकली हमने मोस्टली चीज़ें जो है आप लोगों ने बता दी हैं। हमने लास्ट टाइम जो है डिस्कस किया था रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, और उसके जो है बेसिकली एविडेंस क्या है, और कौन सा जो है ऑर्गेनाइजेशन आईपीसीसी जो है वो बेसिकली डील करता है। उसके फिर वर्किंग ग्रुप्स हैं, वर्किंग ग्रुप 1, 2, 3 और एक टास्क फोर्स थी। और बेसिकली इन वर्किंग ग्रुप के फिर जो है हमने फिर ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे कि वर्किंग ग्रुप जो है बेसिकली वो साइंस, फिजिकल साइंस जो है उसकी डिस्कवरी करती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को जो है एनहांस करती है। और वर्किंग ग्रुप 2 जो था वो बेसिकली जो है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और अडाप्टेशन स्ट्रेटजी की बात करती है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो किस तरह जो है हम अडॉप्ट कर सकते हैं उस चेंज को। और वर्किंग ग्रुप 3 जो था वो बेसिकली डिस्कस करता है रिगार्डिंग द मिटिगेशन स्ट्रेटजी, हाउ कैन वी लिमिट द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। एंड ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसमें मोस्टली जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बात होती है, नाइट्रस ऑक्साइड की बात होती है, मीथेन गैस की बात होती है, सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड की बात होती है। तो ये गैसेस जो हैं बेसिकली मेजर जो है इनका रोल क्वांटिटेटिवली तो बहुत कम है एटमॉस्फेयर में, लेकिन इनका मेजर रोल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और लास्ट में जो है हमने टास्क फोर्स डिस्कस की थी। जो टास्क फोर्स है बेसिकली वो इन्वेंट्रीज, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस की इन्वेंट्रीज हैं, जो डेटा कलेक्ट होता है वो कलेक्ट करके उसकी इन्वेंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। और इसके अलावा हमने, मुझे याद पड़ता है हमने वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट्स थी, 5th जो असेसमेंट रिपोर्ट की हमने बात की थी, और 6th असेसमेंट जो रिपोर्ट है आईपीसीसी की, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी पब्लिश इन 2022। ठीक है, एंड ऑफ दिस ईयर भी कुछ रिपोर्ट्स आएंगी और 2022 तक जो है वो 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिसेंट क्लाइमेट मॉडल्स आउटपुट। फिर इसके अलावा जो है, जो मैं एविडेंस की बात कर रहा था, एविडेंस में जो है हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि इंस्ट्रूमेंटल एविडेंस जो है वो लास्ट 150 ईयर्स के हैं। और वो इंस्ट्रूमेंटल एविडेंस जो है बेसिकली उसमें जो है वो 3 जो है वो मेजर इंस्ट्रूमेंटेशन है। वन इज रिगार्डिंग द टेम्परेचर चेंज, मीन्स के टेम्परेचर जो है ग्लोबली जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। सेकंड जो इंस्ट्रूमेंटल एविडेंस था, वी डिस्कस्ड अबाउट द सी लेवल राइज। और सी लेवल राइज की रीज़न जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर्स जो हैं वो रिट्रीट हो रहे हैं, या ग्लेशियर्स उसको मेल्टिंग कहते हैं, रिट्रीट मीन मेल्ट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है अल्टीमेटली, एज यू नो, इन हाइड्रोलॉजी वी डिस्कस दैट all the runoff, 3 parts of runoff, surface, subsurface and groundwater, ultimately contributes towards the ocean। ठीक है, ओशन में जाता है पानी, तो जिसकी वजह से सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। सो दैट इज द सेकंड एविडेंस। एंड थर्ड एविडेंस वी डिस्कस्ड अबाउट द स्नो कवर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज हो रहा है। ये बेसिकली हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड है। और इसके अलावा जो है हमने फिर प्रॉक्सी रिकॉर्ड की बात की थी।
कि 150 ईयर से पहले वाला जो रिकॉर्ड है वो इनडायरेक्ट रिकॉर्ड है, प्रॉक्सी डेटा है। वो प्रॉक्सी डेटा जो है हमने डिफरेंट जो है इन्वेस्टिगेशन से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया, लाइक आइस कोर, ट्री रिंग्स, या जो ओशन में या वाटर बॉडीज में सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए तो उनकी जो है करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि कितना पुराना हो सकता है सेडिमेंट जब डिपॉजिट हुआ। या हमने जो है फॉसिल पोलेंस की बात की थी, उनके जो है डिपॉजिट्स उसकी बेसिस के ऊपर। तो ये प्रॉक्सी रिकॉर्ड से भी जो है 150 ईयर से पहले वाला डेटा जो है वो वहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किया है, बेसिकली साइंटिस्ट कम्युनिटी ने। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, और इसके अलावा फिर हमने फिर फ्लड्स और ड्राउट्स की बात की कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन जो है ग्लोबली जो है स्पेशली चेंज हो रही है, उसकी वजह से फ्लडिंग इवेंट्स भी हैं, और कुछ रीजन के ऊपर ड्राउट के इम्पैक्ट्स हैं। का फेमस केस है 2000 वो ने डिस्कस किया, और उसकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग भी हमने डिस्कस की। बेसिकली वो 2010 में जो रशिया में फॉरेस्ट फायर हुई उसकी वजह से जो है वो सारा का सारा एटमॉस्फेरिक सिस्टम जो है ट्रिगर हुआ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक वार्मिंग, ड्यू टू द रशियन फॉरेस्ट फायर। तो उसके बाद जो है जो लो प्रेशर जो है पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में डेवलप हुआ, उसको कंपनसेट करने के लिए बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन ओशन से जो है मॉइस्चर फ्लक्स इंट्रूड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। और जब नॉर्थ में जब वो ओरोग्राफिकली लिफ्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था, क्लाउड बस्ट हो गया, ठीक है, हैवी रेनफॉल हुई जिसकी वजह से वो फ्लडिंग हुई। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग जो है हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर कि कौन से जो सोर्सेज हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं फॉर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जो कि रेलेवेंट हैं विद द ग्रीन हाउस गैसेस। वो हम सोर्सेज डिस्कस करेंगे और कुछ हम सिनेरियोज की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉक with first of all this slide. As we can see, this slide is showing the fossil fuel जो कि emit हो रहा है from the different contributors, ठीक है, कि different जो individual contributors हैं उनकी वजह से fossil जो कार्बन एमिशन हो रही है for last 2 century, तो वो अगर हम देखें तो वो जो है अब्रप्टली जो है लास्ट सेंचुरी से 1900 से ऑनवर्ड देखें तो वो अब्रप्टली इंक्रीज होगा। इट इज काइंड ऑफ ए हॉकी स्टिक सिनेरियो। आपको वो जो हॉकी की तरह ये नजर आ रहा है, राइज हो रहा है, हॉकी की स्टिक नीचे वाली जो है आपको जस्ट लाइक उस तरह की शेप नजर आ रही है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन में जो है अगर हम देखें तो उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है दैट इज फ्रॉम सॉलिड और उसके साथ साथ लिक्विड्स, ठीक है। सॉलिड्स में जो है डेफिनेटली जो बेसिकली हम डिफॉरेस्ट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करने के बाद वुड को जो है जब बर्न करते हैं, इसका मतलब कोल बेसिकली, तो कोल को जब हम एनर्जी के लिए यूटिलाइज करते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन जो है वो मैक्सिमम है अगर ब्लू कलर आप देखें लाइन। एंड सेकंड कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम लिक्विड्स, तो लिक्विड जो है जिसमें पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल आ जाता है, डीजल आ जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ थर्ड कंट्रीब्यूशन जो है उसके नीचे देखें दैट इज गैस, ठीक है। और उसके नीचे जो पर्पल कलर की लाइन है दैट इज शोइंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सीमेंट फैक्ट्री, राइट। तो जितने भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं वो शो कर रहे हैं कि इनकी वजह से जो है फॉसल कार्बन एमिशन जो है वो इंक्रीज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये बेसिकली जो अगर आप देखें ऑर्डिनेट के ऊपर क्या लिखा है, मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ कार्बन पर ईयर, तो वो जो कन्वर्जन उन्होंने की हुई है हर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की इन टर्म्स ऑफ कार्बन,
कि कितना कार्बन जो है बेसिकली एमिट हो रहा है फ्रॉम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स, एंड दैट figure is actually from one of the very important जो कह लें कि पेपर, वो मैंने सोर्स भी किया हुआ है, 2015 में ये पब्लिश हुआ था, वहाँ से ये बेसिकली मैंने ये फिगर ली है। ओके, सो लास्ट थिंग जो हमने डिस्कस नहीं की, दैट इज गैस फ्लेयरिंग। ठीक है, गैस फ्लेयरिंग की भी जो है बेसिकली कंट्रीब्यूशन है। तो ग्लास फेयरिंग की जो है वो मैंने एक फिनोमिना जो है बेसिकली नीचे आप फिगर में देख रहे हैं, तो जब चिमनी से जो है बेसिकली इंडस्ट्री की गैसेस जो हैं वो विद कंबस्टन जो है एमिट होती हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ गैस फ्लेयरिंग। इसको पर्पसली जो है वो बेसिकली बर्न किया जाता है गैसेस को, तो इस गैस फ्लेयरिंग फिनोमिना से भी जो है कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में एमिट होती है। However, the contribution from gas flaring is relatively very less as compared to gas, liquid solids or cements. Okay, अगर हम emission देखें country wise, वर्ल्ड वाइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड emission from 1970 to 2018. So चाइना अगर आप देखें चाइना की emission, it is at top, जो है ऑलमोस्ट जो है 2005 से जो है ये सारे जितने भी कंट्रीज है उसको क्रॉस करते हुए सबसे ऊपर चले गई है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट जो है वो ऑलमोस्ट 5000 के करीब जो है 5000 मिलियन टन्स पर ईयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। होएवर चाइना को अगर कंपेयर करें विद अदर कंट्रीज, जो डॉटेड ब्लैक कलर लाइन है, तो इसके बाद जितने भी दुनिया में अदर कंट्रीज हैं वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट इक्वल टू दी ओनली चाइना। और इसी तरह इंडिया का अगर देखें, इंडिया में भी एमिशन अगर देखें वो मेरे ख्याल से लास्ट जो आपको लाइन ऑरेंज कलर की लाइन नज़र आ रही है, सो इंडिया में भी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, तो वहाँ भी जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिलेटिवली with the passage of time वो ज़्यादा नज़र आ रही है। However, in Japan, interestingly, green color line, Europe, green color, तो ग्रीन कलर लाइन जो है इट इज शोइंग द डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो यूरोप ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिलेटिवली जो है मिटिगेट किया है, उसको कंट्रोल किया है, उसको रिड्यूस किया है। जैसा कि आप वो सुनते भी होंगे कि यूरोप में जो है बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, उन्होंने अपने जो पॉलिसीज जो हैं वो उसमें जो SDGs हैं, जो उनके MGDs हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और इसी तरह SDGs हैं, उसमें उन्होंने जो है वो डिफरेंट ईयर्स में जो है वो अपने टारगेट्स रखे हुए हैं कि हमने फलां ईयर तक जो है ये हमने मिटिगेशन स्ट्रेटजी करनी है। तो 2030 तक आई थिंक मेरे ख्याल से जर्मनी ने अनाउंस किया हुआ है कि उनकी जो मोर देन 50% कार व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक होंगी। ठीक है, पेट्रोलियम से वो इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह हर कंट्री ने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं, पाकिस्तान ने भी कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की एज कम्पेयर टू दीज कंट्रीज जो शो हो रही हैं इस फिगर में बहुत कम कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन द एटमॉस्फेयर। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिगर है जो कि बेसिकली नोवा सैटेलाइट जो है ये मोआना लोआ ऑब्जर्वेटरी है USA में, वहाँ जो है बेसिकली इस ऑब्जर्वेटरी से जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी ऑब्जर्वेशन ली जाती है, एंड इट इज शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड सिंस 1957। ठीक है, वो इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, पार्ट्स पर मिलियन में है ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। Okay, so let's discuss contribution of carbon dioxide emission worldwide। और वो तो पिछली जो फिगर थी उसमें हमने कुछ कंट्रीज की देखी कंट्रीब्यूशन। तो ग्लोबली अगर हम देखें
कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन 1000 ऑफ टन्स पर ईयर, तो जो है वो ब्लू जो हैं वो शो करें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, while the green colors showing relatively very less carbon dioxide emission. So ये बेसिकली जो है फिगर, उसका मैंने रेफरेंस भी जो है वो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, विकीपीडिया से ये मैंने लिए. सो दैट फिगर इज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ईयर 2006. तो चाइना या आपको सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, या आपको जो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ अमेरिका, इन रीजन में जो है आपको हाईएस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नजर आ रही है. इसके अलावा आपको रशिया में, ठीक है, या साउदर्न अमेरिका में भी आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो हाई नजर आ रही है. लेकिन पर्पल कलर जो है पाकिस्तान में जो है वो ऑलमोस्ट पर्पल कलर है. सो हम जो है बेसिकली मिड लेवल पे आते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड emission in the atmosphere. However, relatively very less contribution from the, especially from the African countries, क्योंकि अफ्रीका में डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं हो रही. डेफिनेटली जब डेवलपमेंट नहीं है तो बहुत ज़्यादा जो व्हीकल्स भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए रिलेटिवली आपको बहुत कम नज़र आ रही है. इन एडिशन टू दैट अगर आप देखें ग्रीनलैंड, जो सॉरी कनाडा, जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, तो कनाडा में भी जो है बहुत जो है उनकी पॉलिसीज जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से जो है वो रिलेटिवली लेस कंट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की इन द एटमॉस्फेयर. सो दिस फिगर इज शोइंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अगेन पर कैपिटा के 1% से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन किस कंट्री से कितनी हो रही है. सो कुछ आइडिया मुझे दे सकते हैं? मैं बिफोर शोइंग दैट फिगर आई वांट टू आस्क यू, क्या लगता है कि पर कैपिटा जो है किन कंट्रीज में आपको लगता है कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड, मींस के पॉपुलेशन के हिसाब से पर कैपिटा 1% जो है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रहा है, किस कंट्री में ज्यादा हो सकती है? कुछ आइडिया बता सकते हैं? सर अमेरिका, चाइना और अमेरिका, चाइना और रशिया. रशिया. और इसके अलावा एनी अदर आइडिया? अच्छा, इस फिगर में तो ऐसे ही लग रहा है इंटरेस्टिंगली कि जो है चाइना में पर कैपिटा ज्यादा होगी, बट इट इज नॉट द केस. So let's discuss. मिडल ईस्ट, आपको लेफ्ट वाली जो नजर आ रही है कॉलम बाहर जो नजर आ रहा है, मिडल ईस्ट ए. सो मिडल ईस्ट ए में जो है स्पेशली जो है यूएई है, कतर है, ओमान, बहरीन, ये वो वाले कंट्रीज हैं जहां डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन पॉपुलेशन कम है. ऐसा ही है, पॉपुलेशन कम है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली, तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा जो है स्पेशली इन 3-4 कंट्री जो मैंने बताए, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, इनमें सबसे ज्यादा है. एंड द सेकंड वन इज द सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया में भी जो है बहुत जो है डेवलपमेंट है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन बहुत कम है. देन कनाडा और यूएस. कनाडा में भी जो है कंपैरेटिवली जो है पर कैपिटा पॉपुलेशन सॉरी जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज्यादा है देन द यूएस. होएवर अगर आप नीचे आते जाएं, चाइना जो है 2 के ऊपर देखें, चाइना में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, लेकिन जो पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है चाइना में वो ऑलमोस्ट मिडल में कहीं आ रही है, ठीक है. एवरेज की लाइन आप देख रहे हैं 4.37 वाली, तो एवरेज के अराउंड जो है फिर इराक, यूक्रेन, ये वाले कंट्रीज हैं. होवेवर लेस देन द एवरेज इज फॉर इंडिया और एशियन और एशिया बी और अफ्रीकन कंट्रीज. एशिया बी में जो है बेसिकली ये जापान है, कोरिया है, इंडोनेशिया, ये वाले कंट्रीज. होवेवर
द अफ्रीका इज एट द लोएस्ट। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ये पॉपुलेशन है बिलियंस में, ठीक है। तो पर कैपिटा जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो सबसे ज्यादा आपको मिडल ईस्ट में नजर आएगी। However, यूएस जो आपने कहा यूएस और चाइना में भी कंपैरेटिवली जो है वो एवरेज से अबव है। Okay, so let's discuss annual emission and production from different production sector. ये बेसिकली बार चार्ट शो कर रहा है। The red one is showing carbon dioxide emission from fossil fuel. फॉसल फ्यूल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कोई आइडिया बता सकता है? फॉसल फ्यूल्स किनको कहते हैं? जी, फॉसल फ्यूल्स सर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह सबको कहते हैं। कोल, गैसेस या पेट्रोलियम जो भी लिक्विड हैं, सॉलिड्स हैं, ठीक है, इनको हम फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। तो फॉसल फ्यूल बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है हाईएस्ट है, विच इज शोइंग इन रेड, ठीक है। देन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, डीके एंड पीट, जो कि येलो कलर है। डिफॉरेस्टेशन से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी? फॉसल फ्यूल से तो समझ आती है कि जब बर्न होगा तो जो गैस इमिट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफॉरेस्टेशन से कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि सर ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं, तो जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो फिर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब नहीं होगी, तो इसलिए। वेरी गुड। सो फॉरेस्ट्स और एग्रीकल्चर कैनोपी एक्ट्स एज ए सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो सिंक है, सोर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उनको इनहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो जब डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उस फॉरेस्ट ने सिंक करनी थी वो हमने कैपेसिटी रिड्यूस कर दी। एंड डिके एंड पीट, ये डिके और पीट जो प्रोसेस है बेसिकली ये जो है इसका मैं एग्जांपल इस तरह दे सकता हूँ कि आपने कभी देखा होगा जो ट्री है जब वो डिके होता है उसका मटेरियल यानी कि वो ग्रीन नहीं है, उसको हमने काटा हुआ है और काट के उसका लॉग जो है साइड पे रखा हुआ है ट्री का, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिके होता है, ठीक है। वो वुड जब डिके होती है ट्री की तो उसका कलर जो है वो किस तरह का हो जाता है, कुछ आइडिया है? डिकेइंग प्रोसेस के बाद उसका कलर जो है आपको बहुत डार्क ब्राउन नजर आता है, ठीक है। तो वो जो डार्क ब्राउन डिके मटेरियल है डिफॉरेस्टेशन करने के बाद उसको हम कहते हैं पीट, ठीक है। तो वो जो पीट प्रोसेस या डिकेइंग प्रोसेस में भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होती है, राइट। ओके, देन थर्ड कंट्रीब्यूशन इज मीथेन, CH4 फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट एंड एनर्जी। तो मीथेन जो है ज्यादातर जो है ये आपको लाइव स्टॉक, ठीक है, लाइव स्टॉक या जो हम वेस्ट मटेरियल होता है लाइव स्टॉक का उधर से, और उसके साथ साथ एनर्जी से भी जो है वेस्ट और एनर्जी प्रोसेस से भी जो है मीथेन एमिट होती है, लेकिन मैक्सिमम जो मीथेन है दैट इज कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम द लाइव स्टॉक। इसके अलावा जो है फोर्थ कंट्रीब्यूशन इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है फिर ये नाइट्रस प्रोसेस जो नाइट्रोजन साइकिल है ये उस प्रोसेस से एग्रीकल्चर एक्टिविटी से ये भी जो है एटमॉस्फेयर में आती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है ये भी जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी जो है ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और ये बेसिकली जो आपकी जो एमिशन जो आपको बार्स में नजर आ रही हैं, दीज एमिशंस आर फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से
1970 से 2004 तक ये जो है डेटा जो है एक्सट्रैक्ट किया गया कि डिफरेंट जो है सेक्टर से कैसे जो है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन हुई। इसके अलावा जो है अगर बी फिगर में देखें तो ये बेसिकली शो कर रहा है शेयर ऑफ डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस इन टोटल एमिशन इन ईयर 2004। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉसिल फ्यूल से देख रहे हैं आप, ये 2004 का डेटा है, ऑलमोस्ट 57% फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। डिफॉरेस्टेशन से जो है या डिकेइंग या डिके या पीट से ऑलमोस्ट 17%, एंड द लेस वन इज फ्रॉम एफ गैसेस। ये एफ गैसेस भी जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन बस बहुत जो है ये माइनर कंट्रीब्यूशन है। इनके अलावा जो है अगर आप फिगर सी में देखें, अगर हम सेक्टर्स की बात करें, डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है, तो डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो हैं वो अगर आप देख रहे हैं तो मैक्सिमम जो है आपको इंडस्ट्री, सॉरी नॉट इंडस्ट्री, एनर्जी सप्लाई, एनर्जी मीन्स के एनर्जी प्रोडक्शन, तो एनर्जी प्रोडक्शन में कोल भी यूज होता है, ठीक है, पेट्रोलियम भी यूज होती है, ठीक है, तो जो भी गैसेस यूज हो रही हैं या सॉलिड यूज हो रहे हैं, लिक्विड हो रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, तो वो 26% है। देन फ्रॉम इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 20%, फॉरेस्ट से जो है ऑलमोस्ट 17%, एंड द लीस्ट वन इज फ्रॉम वेस्ट एंड वेस्ट वाटर। तो ये जो वेस्ट वाटर है इससे भी जो है मीथेन जो है ग्रीन हाउस एमिट करती है, जो कि एटमॉस्फेयर में आती है। अच्छा, यहाँ जो है मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, मेरे ख्याल से हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है उसमें ऑलमोस्ट 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और ऑलमोस्ट 1% जो है अदर गैसेज हैं। तो 1% में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, अदर गैसेस जितनी भी हैं एटमॉस्फेयर में वो सारी की सारी हैं। लेकिन वो जो लेस देन 1% है उसका जो रिटेंशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो और उनकी जो प्रॉपर्टी है जो लेस देन 1% की, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनकी प्रॉपर्टी ये है या करैक्टर ये है कि वो रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती हैं, ठीक है। रेडिएशन को, शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है, तो जब अर्थ से जो है आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट बैक होती है, तो बहुत ज़्यादा उसमें से आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं। और ग्रीन हाउस गैसेज का जो मैंने करैक्टर बताया कि उसका रिटेंशन टाइम, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स है इन एटमॉस्फेयर। तो जब इतनी ज़्यादा उसकी लाइफ है तो इसका मतलब है जब वो ग्रीन हाउस गैसेस रेडिएशन अब्जॉर्ब करती हैं, रेडिएशन जो है बेसिकली दैट इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। रेडिएशन जो है जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, तो जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एनर्जी साइकिल, जिस तरह वाटर साइकिल है ना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, एनर्जी साइकिल को डिस्टर्ब करती है। तो जब ग्रीन हाउस गैसेज अब्जॉर्ब करती हैं रेडिएशन को, तो फिर कुछ रेडिएशन दोबारा जो है अर्थ सरफेस की तरफ आती हैं, तो वो एक साइकिल चल पड़ता है, अर्थ सरफेस से ग्रीन हाउस गैसेज की तरफ, ग्रीन हाउस गैसेज से फिर अर्थ सरफेस की तरफ, तो वो रोटेशन एक रहता है। तो वो गैसेज जो हैं रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती हैं, वो उनको आउटर स्पेस में एस्केप नहीं होने देती, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो रही हैं, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब एनर्जी साइकिल जो है डिस्टर्ब हो रहा है ग्लोबली। जब एनर्जी साइकिल डिस्टर्ब होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। So let's refresh that knowledge which we discussed during our last
कोर्स हाइड्रोलॉजी के हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मैंने कुछ बताया था कौन सी फोर्सेस चाहिए जो कि अगर ना हो तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नहीं होगा. व्हाट फोर्सिंग आर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? कुछ याद है? लेट्स रिकॉल दोज फोर्सेस. सर रोटेशन ऑफ अर्थ. वेरी गुड. रोटेशन ऑफ अर्थ. और solar energy, that is one of the most important thing. Second thing we discussed rotation जिसमें Coriolis effect है, and third is gravitational effect. ये तीन अगर forcing ना हो तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नहीं होगा. ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑन फोर्सिंग. इसका मतलब सोलर एनर्जी इज इंपॉर्टेंट. सोलर एनर्जी तो आ रही है लेकिन उसने इस एनर्जी साइकिल जब डिस्टर्ब किया थ्रू ग्रीन हाउस गैसेस तो क्या होगा? आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी डिस्टर्ब होगा. होगा कि नहीं? एनर्जी साइकिल ने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को डिस्टर्ब किया. इसकी एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल, कि हम स्टोव के ऊपर केटल के अंदर पानी रखते हैं, नीचे से हम पहले उसको टेम्परेचर देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी देर के बाद हमने उसको 50 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया, तो क्या इम्पैक्ट होगा? इवेपोरेशन प्रोसेस तेज हो जाएगा. ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब है एनर्जी ने जो वो हीट रेडिएशन थी उसने इवेपोरेशन प्रोसेस को तेज कर दिया. तो इसी तरह जो है सोलर एनर्जी तो वो तो आ रही है लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएंगी मींस के रेडिएशन ज्यादा एटमॉस्फेयर में अब्सॉर्ब हो रही है, वो आउटर स्पेस की तरफ नहीं जा रही, वो बल्कि अब्सॉर्ब होकर अर्थ की तरफ आ रही है, अर्थ सरफेस से फिर ऊपर जा रही है ग्रीन हाउस गैसेस की तरफ. वो एक साइकिल बन रहा है. तो इसका मतलब है उसकी वजह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के ऊपर भी इंपैक्ट होगा. राइट, दैट्स व्हाई दिस कोर्स इज हियर कि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस से जब होंगी तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज होगा, उसमें प्रेसिपिटेशन फिनोमेना चेंज हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चेंज हो जाएगी. ठीक है, इवेपो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस उसमें चेंज आएगी. ठीक है, कुछ रीजन में ज्यादा रेन होगी, कुछ रीजन ज्यादा ड्राई होते जाएंगे एंड सो ऑन. एक्सट्रीम इवेंट्स इंक्रीज हो सकते हैं, प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी इंक्रीज हो सकती है. ठीक है, सो दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस टूवर्ड्स the change of hydrological cycle through climate change. Right? Any question until now? Any question? No sir. आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं? ये कोर्स जो है फिजिकल साइंस है. दैट्स व्हाई जो मैंने स्टार्ट से कहा था कि आपने ये कोर्स की क्लास कोई नहीं मिस करनी, मेरे साथ साथ चलना है. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी फिर बहुत मुश्किल में हो जाएंगे आप लोग. तो इसलिए जहां भी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, आपको लगता है कि ये हो सकता है मैं गलत भी बात कर दूं, किसी वक्त स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, नॉट पर्पसली, तो आपने जो है मुझसे क्लैरिफाई करना है क्वेश्चन एट राइट स्पॉट. वे प्लीज डोंट वेट. आई होप आप मेरे साथ चल रहे हैं जैसे जैसे मैं आपको आपके साथ. सर मेरा क्वेश्चन है. जी जी सर जो भी हमने पीछे पढ़ा है, आपने बताया कि जो इमिशंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैं डेवलपमेंट के, किस कंट्री में कितनी डेवलपमेंट हुई हुई है. तो सर मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर इतनी इमिशंस नहीं है उस हिसाब से, तो क्या कोई ग्लोबल पॉलिसीज ऐसी बन रही हैं जो मतलब इन इमिशंस को कंट्रोल करने के लिए, अगर ऐसी बन रही है तो फिर पाकिस्तान का उसमें क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि हमारी तो इमिशंस अभी इंक्रीज होंगी विद टाइम क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है.
तो सर फिर इसका क्या इफेक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई ऐसी ग्लोबल पॉलिसी बन गई जिसमें उन्होंने कहा कि एमिशंस को रोकने के लिए हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। बेसिकली इसके ऊपर बहुत वर्क हो रहा है अंडर द यूनाइटेड नेशन, और इसमें बेसिकली यूनाइटेड नेशन नहीं है, सॉरी, इसमें जो है प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें पेरिस एग्रीमेंट था, मे बी आप लोगों ने ये कुछ सुना, और 2020 में एक पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था जिसको कोप कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो है एक एग्रीमेंट है क्योटो एग्रीमेंट। ये बहुत पुराना एग्रीमेंट है जिसमें जो है बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो सिग्नेटरी हैं उस एग्रीमेंट के, और उस एग्रीमेंट में जो है वो डेवलपमेंट जो है उन्होंने गोल्स रखे हुए हैं कि आप इतनी डेवलपमेंट कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो कंट्रीब्यूशन है वो इतनी हो, और आपने क्या करना है आइंदा, ठीक है, कमिंग ईयर्स में ना। तो उस एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल में ना तो जो है यूएस ने साइन किए हुए हैं, चाइना ने भी साइन, ठीक है। इसलिए जो है आपको यूएस या चाइना में जो देख रहे हैं ना, जो अब्रप्टली डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि चाइना ने एग्रीमेंट नहीं किया, इसलिए जो है वो ओपन है, वो अपनी डेवलपमेंट किए जा रहा है, ठीक है। उसको उसके कोई कंसर्न नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा। ऑन दी अदर हैंड साइड पाकिस्तान के केस में, जो बहुत आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में जो है एमिशन जो है वो एवरेज से बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान में जो इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के, वो पाकिस्तान जो है रैंक जो करती है ना, जो सीवियर इम्पैक्ट की लिस्ट में पाकिस्तान इज 6th नंबर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इम्पैक्ट पाकिस्तान में 6th रैंकिंग के ऊपर है, लेकिन एमिशन हमारी कम है। अब ये क्वेश्चन होगा कि ये कैसे भाई, कि एमिशन हमारी कम है, हमारे तो इम्पैक्ट कम होने चाहिए, ठीक है। बट इट इज नॉट द केस, बिकॉज एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन है वो तो कंट्री की बाउंड्रीज तो नहीं है, ठीक है। जो एमिशन कहीं भी होगी वो थ्रू एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पूरे दुनिया में घूमती है एमिशन। उसने ये तो नहीं देखना ये इंडिया से हो रही है या चाइना से हो रही है तो चाइना में ही कंटेन रहेगी। तो वो जो एमिशन है वो ग्लोबली जो है वो एनर्जी साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है और साथ साथ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हुआ है। तो पाकिस्तान जो है 6 नंबर पे है जो इम्पैक्ट जो है जिसके ऊपर जिस कंट्री में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तीसरी चीज ये मैं कहूँगा कि एग्रीमेंट जो है वो हर 2 साल बाद या 3 साल बाद जो है वो एग्रीमेंट के लिए जो कॉल करते हैं। पाकिस्तान उन कंट्रीज में है जिन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया हुआ है, जो वो कॉप की जो कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, कॉप 21 हुई थी, अभी कॉप 22 भी होगी, तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज ने सिग्नेचर कर लिए थे। बट मे बी आपने जो है जो लास्ट गवर्नमेंट थी यूएस की जिसमें लास्ट इनका प्रेसिडेंट था, ही वाज मच अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन, क्योंकि आईपीसीसी जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, तो वो जो है उसने बहुत ज़्यादा जो है फंडिंग नहीं की, उसको प्रमोट नहीं किया। तो यूएस जो है वो उस एग्रीमेंट से काफ़ी बाहर है। लेकिन जो है आपको मोस्टली कंट्रीज जो क्योटो प्रोटोकॉल में नजर आएंगे वो यूरोप के कंट्रीज आपको नजर आएंगे, जापान, कोरिया, ये वाले कंट्रीज नजर आएंगे। इसीलिए इन कंट्रीज में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन या जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन है उनको मिटिगेट किया जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू कह लें कि जो उनकी जो डेवलपमेंट है, लाइक जो सोलर एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं, व्हीकल जो है इलेक्ट्रिक आ रही हैं, ठीक है ना, लाइक दीज थिंग जो है वो छोटे छोटे वो कंट्रीब्यूशन करें जिसकी वजह से वो कंटेन करें। लेकिन स्टिल जो है चाइना और अमेरिका जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल या कॉप के एग्रीमेंट से बहुत बाहर है, इसलिए जो है उसको कंटेन करना में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। सो ये उसका थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी है। लेकिन इसको मैं सम अप इस तरह करूंगा कि चेंजेस जो है एटमॉस्फेयर में होती है, तो एक जो है एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट एक टर्म यूज करते हैं बटरफ्लाई इम्पैक्ट,
बटरफ्लाई के जो विंग होते हैं ना, जब बटरफ्लाई एक दफा विंग को ऊपर नीचे करता है ना, तो एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट कहते हैं कि उसका इम्पैक्ट भी जो है वो ग्लोबली होता है। ठीक है, बटरफ्लाई कितनी होती है, छोटी सी, और एटमॉस्फेयर जो अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो केयरफुली जो है इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो है वो वर्किंग ग्रुप 1, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट ग्रुप इन दैट आईपीसीसी, जो कि फिजिकल साइंस की अंडरस्टैंडिंग को एनहांस कर रहे हैं, और उसी बेसिस के ऊपर जो मॉडल्स हैं, ये अभी कमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे, लास्ट में जब मॉडलिंग की मैं बात करूंगा, तो उन मॉडल्स की विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट हो रही है आहिस्ता 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 आहिस्ता। राइट, आई होप आई आंसर्ड माय योर क्वेश्चन। Yes, sir. Thank you. Okay, so let's discuss the greenhouse gases which contribute both from the anthropogenic activity और naturally, कि नेचुरल उनके सोर्सेज कहाँ से आती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज, या ह्यूमन एक्टिविटी से, जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, वो एटमॉस्फेयर में कहाँ से आती हैं। तो ये बेसिकली 4 जो हैं वो गैसेज लिखी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर एरोसोल्स। तो अगर आप ये सारी कंट्रीब्यूशन देखें चारों की चारों चीज़ों की, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम लास्ट ये सेंचुरीज हैं 1000 ईयर अगो अप टू 2000 ईयर, यानी कि 10 सेंचुरीज की बात हो रही है। तो लास्ट 10 सेंचुरीज में जो है वो 1800 ईयर के बाद अब्रप्टली इंक्रीज हो गई है। और इनकी अगर शेप देखें तो ये जो है शेप, वो जो मैंने हॉकी स्टिक की बात की थी, इट इज जस्ट लाइक ए हॉकी स्टिक। ठीक, तो उस तरह ये इंक्रीज हो रही है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड में जो नेचुरल फोर्सिंग है, जहां से बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है, दैट इज थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ओशन रिलीज एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, ये नेचुरली ओशन से जो रिलीज होती है, या थ्रू रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है ओशन से रिलीज हो रही है, या थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक में, ये नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है इन प्रोसेसेस से। होएवर फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट विच इज थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज, सबसे पहले सीमेंट प्रोडक्शन, देन डिफोरेस्टेशन, and next is the important one which is burning of fossil fuels like coal, oil और gases। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, सीमेंट प्रोडक्शन, हम डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, अर्बनाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सीमेंट प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ेगी। फॉरेस्ट अगर हम काट रहे हैं उससे भी बढ़ेगी। तो ये डिफोरेस्टेशन इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, वो नेचुरली नहीं है, ह्यूमन उसको काट रहे हैं। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, ये एंथ्रोपोजेनिकली हम कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं, इसकी वजह से ये हॉकी जो स्टिक नीचे से बन रही है, अब्रप्टली इंक्रीज हो रही है, दैट इज द कॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी के, ह्यूमन की डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो हैं उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत स्टेबल थी लास्ट 800 ईयर में, वो लास्ट 200 ईयर में अब्रप्टली इंक्रीज होगी, क्योंकि लास्ट 100 ईयर्स में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, मींस ह्यूमन एक्टिविटीज हुई है। मीथेन, मीथेन नेचुरली जो है वेटलैंड्स, जितने भी वेटलैंड्स हैं वहां से नेचुरली जो है वो एटमॉस्फेयर में आती है। होएवर फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, लीकेज ऑफ नेचुरल गैस सिस्टम और रेजिंग ऑफ लाइफ, जो मैंने लाइफ, अगर किसी किस्म की लीकेज भी है नेचुरल गैस सिस्टम की, उसकी वजह से भी, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में आती है। होएवर most of the part of methane is coming from the livestock। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड नेचुरली जो है ये नाइट्रोजन साइकिल से आ रही है, जो मैंने बताया कि पूरा नाइट्रोजन साइकिल बनता है।
जिस तरह हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल भी है, एटमॉस्फेयर से लैंड, लैंड से एटमॉस्फेयर की तरफ बनता है। और अगर हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की बात करें तो थ्रू फर्टिलाइजेशन, अगर नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, फॉसल फ्यूल कंबस्टन से भी नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एमिट होता है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी नाइट्रस ऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर में आ रही है। होएवर फॉर सल्फेट नेचुरली जो है वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनोज तो जो है ह्यूमन तो ट्रिगर नहीं करता, ठीक है, तो नेचुरली वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो है सल्फेट एरोसोल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। होएवर थ्रू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी फॉसल फ्यूल से भी आती हैं सल्फेट इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फॉसल फ्यूल को अगर कंबस्टन करें पावर प्लांट्स के ऊपर, इंडस्ट्री में, या फ्यूल कंबस्टन जो है वो लाइक शिप्स, लोकोमोटिव या अदर इक्विपमेंट, इस प्रोसेस से भी जो है सल्फेट जो है वो एटमॉस्फेयर में आती है। इन एडिशन टू मिनरल ओर्स, प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल ओर, तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं सल्फेट एरोसोल्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं और वो डिपॉजिट हो रहे हैं ग्रीनलैंड आइस के ऊपर। और इसके बाद इसके साथ साथ सल्फर ऑक्साइड जो है एमिशन, जब सल्फेट एरोसोल डिपॉजिट होते हैं ग्रीनलैंड आइस के ऊपर, तो उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है इन प्रोसेसेस से, वोल्केनोस, फॉसल फ्यूल कंबस्टन से, या शिप्स, लोकोमोटिव के ऊपर जो फ्यूल कंबस्टन हो रही है, सल्फर ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है वो एटमॉस्फेयर में एमिट होती है। तो ये चार जो है मेजर ग्रीन हाउस गैसेस जो है हमने डिस्कस कर ली हैं कि उनके नेचुरल सोर्सिंग कौन सी है और ह्यूमन सोर्सेज कौन से हैं। सोर्सेज मीन कि कहाँ से जो है वो किस प्रोसेस से किस जगह से एमिट होते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस हॉकी स्टिक सिनेरियो। ये वही वाली बात जो मैं प्रीवियस स्लाइड्स में कहता रहा हूँ कि एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज हुई, लेकिन वो इंक्रीज जो है 18th लास्ट 2 सेंचुरी में अब्रप्टली इंक्रीज हुई है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए हॉकी स्टिक सिनेरियो बाय द क्लाइमेट चेंज साइंस कम्युनिटी, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट जो है इसको हॉकी स्टिक सिनेरियो कहते हैं। और अगर हम जो है वार्मिंग देखें, जो लोअर वाली फिगर है दैट इज शोइंग द अनोमली ऑफ टेम्परेचर। अनोमली या मीन डिपार्चर ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 30 ईयर्स। कौन से ईयर्स है? 1961 से 1990 के इंडिविजुअल ईयर का डिपार्चर है फ्रॉम एवरेज ऑफ 30 ईयर। वो 30 ईयर कौन से हैं? 1961 से 1990। तो 1990s were the warmer than any time during last 1000 years, 10 centuries, last 10 centuries में 90s जो डेकेड गया है 1990s वाला वो वार्मर था। ये अभी हम बात कर रहे हैं 2000 से पहले की, लेकिन अगर हम रिसेंट 2 डेकेड्स की बात करें, मींस जो 21st सेंचुरी का फर्स्ट और सेकंड डेकेड है, उनमें 20 ईयर्स आउट ऑफ 20 ईयर्स 19 ईयर्स वर द वार्मेस्ट। जो रैंकिंग में अगर हम वार्मिंग देखें ग्लोबली, तो 20 साल जो लास्ट वाले गुजरे हैं उनमें से 20 सालों में से 19 साल रैंकिंग में, वार्मेस्ट के रैंकिंग में वो टॉप के ऊपर आते हैं। तो इसका मतलब वार्मिंग स्टिल जो है वो इंक्रीज हो रही है ग्लोबली। और ये वार्मिंग भी अगर आप देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, इट इज जस्ट काइंड ऑफ ए अगेन हॉकी स्टिक सिनेरियो, जो कि इसकी शेप जो है अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जिस तरह हो रही है ऑलमोस्ट उसी तरह का जो है हॉकी स्टिक बनता है जो आप सिनेरियो नीचे देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेचर का। ओके, जो प्री इंस्ट्रूमेंटल इरा के एविडेंस हैं, इंस्ट्रूमेंटल एविडेंस हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट टाइम।
तो प्री इंडस्ट्रियल जो क्लाइमेट है उसकी इंफॉर्मेशन वो हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम प्रॉक्सी रिकॉर्ड्स विच मे इंक्लूड आइस कोर्स, ट्री रिंग्स हैं, सब फॉसल पुलन्स हैं, बोर होल्स हैं, कोरल्स हैं, लेक्स और ओशन सेडिमेंट्स हैं। कोरल्स मीन ये बेसिकली कैल्शियम की, जो आपको बहुत सारा देखा होगा आपने कि ओशन के बॉटम के ऊपर जो है वो जो है ब्रांचेस जो हैं आपको रॉक्स नजर आती हैं और उनकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, तो उनको बेसिकली हम कोरल्स कहते हैं। तो कोरल्स जो हैं बेसिकली वो है तो जो है कोरल रीफ्स, ये जो हैं बेसिकली कैल्साइड होता है और इसके अंदर जो हैं बेसिकली ये सिंगल सेल लिविंग जो है ये स्पीसीज हैं, ठीक है। तो उनसे भी आइडिया हो जाता है कि प्रॉक्सी रिकॉर्ड से मिलियन ईयर्स अगो या 200, 300, 400, 1000, 100 ईयर अगो, 1000 ईयर अगो क्या सिचुएशन हो सकती है क्लाइमेट की। तो उन कोरल से भी जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो कोरल्स कितने पुराने हैं। एंड दीज प्रॉक्सी रिकॉर्ड्स आर एक्चुअली इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये डायरेक्ट सोर्सेज तो नहीं है, टेम्परेचर तो हमें नहीं बता रहे ये सारी इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई दीज प्रॉक्सी रिकॉर्ड्स are called indirect sources for information for climate and environmental changes. और another important aspect of these proxy records is कि ये इनकी रेजोल्यूशन जो है वो वेरिएबल है, बोथ स्पेशली एंड टेम्पोरल। ये नहीं है कि स्पेशली जो है बड़ी यूनिफॉर्मिटी से जो है ये प्रॉक्सी रिकॉर्ड जो है ग्लोबली मिलता है, और टेम्पोरल स्केल मीन के विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नहीं है कि बहुत रेगुलर इंटरवल के बाद जो है हमें प्रॉक्सी रिकॉर्ड मिलता है। सो ये जो है बेसिकली स्पेशल और टेम्पोरल रेजोल्यूशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके रिगार्डिंग के कैसे जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रॉक्सी रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई। And another important thing is exact time of change is difficult to determine through proxy record. Exactly हम time नहीं बता सकते कि ये फलां ईयर में जो है, ठीक है, इस डेट को चेंज हुई होगी। तो इसका मतलब है इन प्रॉक्सी रिकॉर्ड में डेटिंग अनसर्टेनिटी है। एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि मिलियन ईयर्स अगो या 1000 ईयर्स अगो इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन 1000 ईयर्स अगो किस एग्जैक्ट डेट के ऊपर क्या चेंज थी, दैट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए डेटिंग अनसर्टेनिटी इन प्रॉक्सी रिकॉर्ड। ये बेसिकली प्रॉक्सी रिकॉर्ड की लोकेशंस अगर देखें टेम्परेचर की, ठीक है, डिफरेंट जो है आपको ईयर्स में 1000 ईयर्स, 1500 ईयर्स या 1750, ठीक है, में क्या सिचुएशन थी। 1000 ईयर्स में अगर आपको देखें तो आपको जो है वो ट्रायंगल आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, ब्राउन ट्रायंगल्स, या उसके साथ ऊपर वाली जो फिगर है, या आपको जो है स्केयर्स नजर आ रहे हैं पर्पल कलर के, ठीक है। तो जो ब्राउन ट्रायंगल हैं ये शो कर रही हैं ट्री रिंग्स के रिकॉर्ड जो हैं 1000 ईयर्स अगो इन लोकेशन के ऊपर एक्सट्रैक्ट किए गए। तो ये आप देख रहे हैं कि स्पेशली तो यूनिफॉर्म नहीं है, थ्रू आउट द ग्लोब नहीं है, कुछ लोकेशन के ऊपर ज़्यादा है, कुछ लोकेशन में है ही नहीं है ट्री रिंग्स का रिकॉर्ड, ठीक है। और जो आपको पर्पल स्केयर नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली लो अदर रिकॉर्ड है, जो कि अदर रिकॉर्ड का मतलब है या ये ट्री रिंग नहीं था, बोर होल नहीं था, आइस कोर नहीं था, माइट भी ये जो है ये कोरल्स हो सकते हैं या सेडिमेंट हो सकते हैं। However, in 1500 ईयर आपको जो है जो इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं सॉरी प्रॉक्सी रिकॉर्ड के जो लोकेशन है वो ज़्यादा नज़र आ रही हैं कंपैरेटिवली। तो इसमें जो है अगेन ट्री रिंग्स जो कि ब्राउन ट्रायंगल शो कर रही हैं, उसके साथ साथ आपको ब्लैक सर्कल्स जो हैं वो बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, वो बोर होल शो कर रहे हैं कि बोर होल किए गए। बोर होल तो जो लिथोलॉजी से उससे इंफॉर्मेशन जो लेयरिंग थी सॉइल की उससे जो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई, क्लाइमेट क्या कैसी सिचुएशन हो सकती है उन ईयर्स में या उससे बहुत प्रीवियस ईयर्स में। और इसके अलावा आपको जो है कुछ जो है ब्लू स्टार्स नज़र आ रहे हैं। ब्लू स्टार जो है
वो शो कर रहे हैं आइस कोर या आइस बोर होल। होएवर इन 1750 जो लोअर वाला पैनल है सी वाला, इसमें आपको ब्राउन ट्रायंगल जो है बहुत ज़्यादा एरिया में शो कर रही हैं, स्पेशली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ब्राउन ट्रायंगल अगेन ये ट्री रिंग का रिकॉर्ड है प्रॉक्सी, और उसके अलावा जो है ब्लैक सर्कल बोर होल्स हैं, आई स्कोर का रिकॉर्ड भी है। इसके अलावा जो है पर्पल स्केयर जो कि अदर प्रॉक्सी रिकॉर्ड है वो भी है। और इन एडिशन टू दैट 1715 में आपको जो है ये यूरोप के एरिया में रेड ट्रायंगल नजर आ रही हैं। तो रेड ट्रायंगल जो शो कर रही हैं ये इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड है, ठीक है, ये टेम्परेचर का रिकॉर्ड था, ये थर्मामीटर्स थे, ठीक है। तो इसका मतलब यूरोप में रिकॉर्ड 1750 से था, तो उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड जो है पीछे से मेंटेन किया हुआ था और अभी तक है। दैट्स वाई यूरोप के ऊपर जो है क्लाइमेट चेंज की जो अगर आप स्टडीज देखें ज़्यादातर या साइंटिस्ट जो हैं आपको वो यूरोप के नज़र आएंगे, इन एडिशन टू जापान, कोरिया, ठीक है, इन कंट्रीज में आपको नज़र आएंगे। Okay, so this slide is showing proxy record and instrumental record together. ठीक है, हमने ये डिस्कस किया कि इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड जो है ऑलमोस्ट 150 इयर्स का था, उससे प्रीवियस जितना भी रिकॉर्ड है जो कि इस स्लाइड में शो हो रहा है इन तीनों फिगर में, वो प्रॉक्सी रिकॉर्ड है, ठीक है। द फर्स्ट, द अपर फिगर इज शोइंग मीन एनुअल इंस्ट्रूमेंटल टेम्परेचर, और इसमें जो है इंस्ट्रूमेंटल टेम्परेचर जो है अगर आप देखें बेसिकली जो है ये 1700 से लेकर 2000 तक है, मींस लास्ट 3 सेंचुरीज। तो ये 3 सेंचुरीज में जो है लास्ट 3 सेंचुरी में ये डिफरेंट डेटा सेट्स हैं। हेडले का जो है क्रू है, इस तरह जो है हेडले का क्रू 2 वर्जन है, अनफिल्टर्ड है, 4 यूरोपियन स्टेशन हैं उनका डेटा है, या क्रू टेम्परेचर 2 वर्जन है। तो ये डिफरेंट डेटा सेट्स हैं जो टेम्परेचर का रिकॉर्ड के ड्रा किए गए हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटल टेम्परेचर है। देन द मिडल वन पैनल इज शोइंग रिकंस्ट्रक्शन यूजिंग प्रॉक्सी डेटा। तो जो आपको लास्ट 3 जो है डेकेड्स का सेंचुरी, सॉरी 3 जो सेंचुरीज है 1700 से लेकर 2000 तक है, वो सेम डेटा है जो कि अपर वाली फिगर है। उससे पीछे वाला जितना भी रिकॉर्ड है जो डिफरेंट आपको जो है ये कलर्स में जो है लाइन शो हो रही हैं, तो ये सब का सारा रिकॉर्ड जो है ये प्रॉक्सी रिकॉर्ड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर रिकंस्ट्रक्शन है यूजिंग प्रॉक्सी रिकॉर्ड, जो कि मैंने प्रीवियस फिगर में दिखाया था। ये 1000 ईयर्स, 1500 ईयर या 1750, ये प्रॉक्सी रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन टेम्परेचर की इनडायरेक्टली एक्सट्रैक्ट की कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किन टेम्परेचर किस टेम्परेचर की कंडीशन के ऊपर जो भी है, आइस कोर की सिचुएशन, ट्री रिंग की सिचुएशन या सेडिमेंट डिपॉजिट, तो वो इंफॉर्मेशन से जो इनडायरेक्टली टेम्परेचर को एक्सट्रैक्ट किया गया। एंड द थर्ड वन on the lower figure is showing overlap of proxy record and instrumental record. तो आपको जो ये ब्राउन डिफरेंट शेड्स नजर आ रहे हैं ये कॉन्फिडेंस लिमिट है। जितना भी रिकॉर्ड हमने प्रीवियसली रिकंस्ट्रक्ट किया है यूजिंग प्रॉक्सी रिकॉर्ड या जो हमारा पास इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड है, उसका कॉन्फिडेंस जितना ब्राउन कलर डार्क होगा मींस वो 90% से अबव, ठीक है। जितना डार्क ब्राउन कलर होगा, अगर हम कहेंगे उस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर जो भी है इस फिगर में, उसका कॉन्फिडेंस हमें ज्यादा है, मोर देन 90%, ठीक है। जितना वो शेड लाइट ब्राउन कलर में होता जा रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है उस रिकॉर्ड के लिए वो कम होगा। तो ये बेसिकली जो ओवरलैप किया गया है बोथ प्रॉक्सी एंड इंस्ट्रूमेंटल रिलेशन रिकॉर्ड, वो विद कॉन्फिडेंस इंटरवल इन शेडिंग शो हो रहा है। होएवर जो लोअर पैनल है उसमें जो ब्लैक आपको लाइन नजर आ रही है, ब्लैक कलर लाइन लगी हुई है, लास्ट जो
1850 से लेकर 2000 मींस 150 इयर्स। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन रिकॉर्ड है, जो ब्लैक कलर लाइन है ये इंस्ट्रूमेंट का रिकॉर्ड है। बाकी जितना उससे प्रीवियस शेडिंग है वो हमें वो शेडिंग बता रही है डिफरेंट डेटा सेट विद देयर कॉन्फिडेंस। होएवर 1850 से लेकर 2000 तक ब्लैक कलर लाइन जो है वो एवरेज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन रिकॉर्ड है, और उसके साथ साथ शेडिंग भी है। वो शेड शो कर रहा है कि डिफरेंट जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन रिकॉर्ड था, तो डिफरेंट जो है इंस्ट्रूमेंटेशन रिकॉर्ड की कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है। लेकिन जो एवरेज इंस्ट्रूमेंटेशन रिकॉर्ड है वो ब्लैक फुल लाइन के साथ, सॉलिड लाइन के साथ शो किया गया, विच शोज ए हॉकी स्टिक सिनेरियो। तो इस अगर पूरी फिगर को देखें, प्रॉक्सी और इंस्ट्रूमेंटेशन रिकॉर्ड, तो पीछे से जो है वो ऑलमोस्ट चेंज है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। अब्रप्ट चेंज जो है आपको लास्ट 2 सेंचुरीज में नजर आ रही है, विच इज अ काइंड ऑफ हॉकी स्टिक सिनेरियो, जिसको साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस फिगर बताई थी ये वाली हॉकी स्टिक सिनेरियोज फॉर ऑल ग्रीन हाउस गैसेस, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो या सल्फर ऑक्साइड हो। Okay, any question? G, any questions, students? Can you hear me? सब सो तो नहीं गए? थ्योरेटिकल लेक्चर है तो मुझे लग रहा है सो गए हैं। यस सर, सुन रहे हैं। जागो जागो स्टूडेंट्स, जागो, सोना नहीं है। Okay, no question until now. Okay, so let's take a break for 20 minutes. तो मगरिब की नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला जो है अराउंड 6:40 जो है हम एक छोटी सी जो है 30 मिनट की जो है एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज रेलेवेंट टू योर कोर्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है 6:40 तो 7:20 तक जो है होपफुली हम आज का लेक्चर जो है वो फिनिश कर लेंगे। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई एम गोइंग टू फिनिश फर्स्ट हाफ ऑफ माय टुडेज लेक्चर। तो हम अराउंड 6:40 या 6:45 जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर का। ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेट्स टेक अ ब्रेक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।